जय हिंद दोस्तों। 8 अक्टूबर 2022 आज एयरफोर्स अपना 90वां स्थापना दिवस मना रहा है। तो इसी शुभ अवसर पर मैं सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को अपनी एयरफोर्स जर्नी को बताऊं। इससे संबंधित कुछ लोगों ने कभी कभी समय समय पर मुझसे कमेंट में पूछा भी, या फिर जो पर्सनली भी मुझे जानते हैं उन लोगों ने पूछा भी कि भाई बताओ, तुम्हारा एयरफोर्स में तुम्हारा निकला था एग्ज़ाम, उसमें क्या हुआ। ठीक, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ही के शुभ अवसर पर, बहुत ही अच्छा दिन है आज, मैं आप लोगों को इस जर्नी के बारे में, मेरे सफ़र के बारे में आप लोगों को पूरे तरह से बता दूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो 2 बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम निकाल चुका हूं। ठीक, और इस सफ़र की शुरुआत होती है नवंबर 2020 से, जिसका एग्ज़ाम होने वाला था मार्च 2020 में एयरफोर्स का, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के चलते उस समय एग्ज़ाम को रद्द किया गया और बाद में उस एग्ज़ाम को नवंबर 2020 में कंडक्ट कराया गया। उस एग्ज़ाम में मेरा 8 तारीख को एग्ज़ाम था, 8 नवंबर को, मुझे दिन याद है आज भी। और उस 8 नवंबर के एग्ज़ाम का रिजल्ट जो था 20 नवंबर के आसपास ही आया था। एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, लेकिन 20 नवंबर के आसपास, मात्र 16 से 20 दिन में रिजल्ट आ गया था और आ भी जाता है। और इस बार भी जो ये अग्निवीर वायु का एग्ज़ाम हुआ था, इसका रिजल्ट मात्र 10 दिन में आया था। शुरू से ही एयरफोर्स एक बहुत ही जिम्मेवार संस्था रहा था। ये अपना सभी काम समय पर किया करता था, अब की कर रहा है। लेकिन अब आगे की बात सुनते हैं। जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट में मेरा, चूँकि वाई ग्रुप मेरा था, तो वाई ग्रुप में मेरा रिज़ल्ट हुआ। उस समय एक्स वाई हुआ करता था, अब तो साइंस और अदर देन साइंस कर दिया है। तो उस समय वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप था, तो मेरा एक्स ग्रुप में रिज़ल्ट हुआ था। उसके बाद कुछ दिन का समय मिला, लगभग 1 से 1.5 महीने का, और लगभग 2 महीना, और 21 जनवरी 2021 को मेरा फिजिकल का डेट था, जो कि एयरफोर्स स्टेशन 10 ASC बिहटा में हुआ। उस दिन मैं गया वहाँ पे, और इस बार जो था 2021 में रनिंग नहीं कराया गया था। तो मैं आपको पहले बता दूं कि फेज़ 2 जो होता है उसमें क्या क्या होता है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले फेज़ 2 में आपको फिजिकल कराया जाता है। फिजिकल में अगर रनिंग होगा तो रनिंग, अगर रनिंग नहीं होगा तो कदम ताल कराया जाएगा। तो इस बार मतलब 2021 वाले में कदम ताल कराया गया था। कदम ताल मैंने क्वालिफाई किया। कदम ताल कराने के बाद आपसे पुशअप कराया जाएगा 10 पुशअप, ठीक, सिटअप कराया जाएगा 10 आपसे। उसके बाद 20 उठक बैठक कराया जाएगा। वो होने के बाद आपको खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए समय दिया जाता है। नाश्ता करने के बाद आपका जो होता है SRT होता है। कुछ लोग SRT के बाद ही नाश्ता होता है। SRT करने के बाद आप नाश्ता कर सकते हैं, और SRT देने के बाद आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको वहीं पे GD के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए बैच बांटा जाता है। तो 2021 में 15-15 लड़कों का बैच बांटा गया था, और उस में बिहटा में अधिकतर लोगों का सिलेक्शन हो ही जाता है। GD में जो भी अच्छा खासा बोल लेते हैं। GD में करना क्या होता है, तो 2021 की मैं बात बता रहा हूँ, अभी 2022 का नहीं बता रहा हूँ। 2021 में करना होता था कि आपको एक टॉपिक दिया जाता था, एक पेज पे लिखा हुआ, उसका हेडिंग उस पर नहीं लिखा हुआ रहता था। उस टॉपिक को आपको पढ़ना होता था, और उसे पढ़कर आपको समझ लेना होता था कि किस चीज़ के बारे में लिखा है। उस आधार पर आपको GD कराया जाएगा। GD में भी 2 तरीके से GD होता है, मतलब 2 उसमें स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है कि आपको जो है सबसे पहले 1 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको अपने बारे में तथा उस टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस करना होगा। तो इसमें मैंने देखा कि कुछ मेरे दोस्त थे जिन्होंने अधिकाधिक उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन को लंबा किया और टॉपिक के बारे में छोटा बोला। अगर आप आगे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, कभी भी इंट्रोडक्शन जब भी आपको देना होगा, इंट्रोड्यूस करना होगा, कोशिश कीजिएगा अपना इंट्रोडक्शन कम से कम शब्दों में दें और टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। क्योंकि जो भी वहाँ पे ऑफिसर होते हैं वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते हैं आपका इंट्रोडक्शन सुनने में, क्योंकि उनको पता है कि आप बाहर से इंट्रोडक्शन अपना रट कर आए हैं, तो उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। वे जल्दी से चाहते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म करें और सीधे बात मुद्दे पे, टॉपिक पे हैं।
तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये होने के बाद फिर ओपन जीडी होता है जिसमें सभी को पार्टिसिपेट करना होता है। जो बंदे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं उनको फिर से मतलब बोला जाता है कि हाँ कि चेस्ट नंबर, उसमें चेस्ट नंबर होता है, नाम तो किसी का होता नहीं है, तो वो बोल देंगे, ऑप्शन होंगे कि चेस्ट नंबर इतना इतना इतना, जो भी तुम लोग अब बोलोगे, अब बाकी कोई नहीं बोलेगा। इस तरह से होता है। तो वो भी मैंने क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने के बाद हमको 16 फरवरी को मेरा मेडिकल का डेट मिला उस दिन, जो कि प्रयागराज में होने वाला था। हम लोग 26 फरवरी को प्रयागराज मेडिकल देने के लिए पहुँचे। उस दिन सरस्वती पूजा था और मेडिकल देने के बाद, मेडिकल 2 दिन होता है एयरफोर्स में, याद रखिएगा 2 दिन। और मेरे अनुसार, और आप भी इसे एग्री करते होंगे, एयरफोर्स का मेडिकल सबसे टफेस्ट मेडिकल होता है। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, अर्धसेना बल, ये जितने भी डिफेंस के लाइन है उनमें सबसे ज़्यादा हार्ड होता है एयरफोर्स का मेडिकल, क्योंकि इसमें एयरफोर्स के मेडिकल में आपका, आप ये पूछिए क्या नहीं चेक होता है, सभी चीज़ आपका चेक हो जाता है। ठीक, इसमें सभी चीज़ जो चेक होता है वो तो सिंपल होता ही है। एक्स्ट्रा में मैं आपको बता दूं, ईसीजी, एक्सरे, ये सारा चीज़, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये सभी आपका इसमें हो जाता है, कुछ नहीं छोड़ता है लोग। तो मेरा 16 और 17 2 दिन मेडिकल हुआ, तो मैं इसमें फिट हुआ, मुझे ग्रीन कार्ड मिला इसमें, और ग्रीन कार्ड मिल गया। और उसके बाद हम लोग जो थे इंतज़ार कर रहे थे पीएसएल का और इनरोलमेंट लिस्ट का। पीएसएल और इनरोलमेंट लिस्ट 2 चीज़ होता है। पीएसएल में होता है कि सभी जितने भी बंदे होते हैं उसमें सभी का नाम होता है, उसमें रैंकिंग पता चलती है। और इनरोलमेंट होता है जिसमें जिसको सिलेक्ट, जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनका नाम केवल आता है। तो ये पीएसएल और इनरोलमेंट में अंतर है। हम लोगों को डेट दिया गया था कि 10 जून को इनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगा। 10 जून को नहीं आया, उसको डिले किया गया और कहा गया कि 10 जुलाई को आएगा। हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं है भाई, आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 जुलाई जब आया, 10 जुलाई को भी कैंसिल कर दिया गया और बताया गया कि 26 जुलाई को आपका इनरोलमेंट लिस्ट आएगा। हमने कहा, हालांकि अब तो सब्र की बांध टूट रही थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं भाई, और हम 16 दिन इंतज़ार कर लेंगे। लेकिन जब 26 जुलाई आया, हम लोगों ने मतलब पूछो मत भाई, मतलब क्या बताएं, हम दिन भर हम लोग मोबाइल पे ऐसे, ये मोबाइल हो गया ना, इस दिन भर ऐसे कर रहे थे, रिफ्रेश पे रिफ्रेश कर रहे थे कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा, करते करते शाम हो गई। लोग जो अनुमान लगाने वाले थे कह रहे थे 7 बजे आएगा, 9 बजे आएगा, 10 बजे आएगा। उसके बाद जब रात को लगभग 9-10 बज गया तो एक नोटिफिकेशन उस पर, एयरफोर्स का जो ऑफिशियल साइट था उसमें, CASB अब तो हट गया, ख़त्म हो गया, तो उस साइट पर नोटिफिकेशन आया, नोटिस आया कि आपका जो इनरोलमेंट लिस्ट है वो डिले है। तो डिले हम लोग ने सुना तो हम लोगों ने सोचा डिले का तो मतलब यही हुआ ना कि हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा, या हो सकता है कल सुबह तक आ जाएगा, कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा। हम लोगों ने इंतज़ार किया, रात भर तो नींद आई नहीं, कल का इंतज़ार किया, परसों, ऐसे 2-4 दिन हम लोगों ने इंतज़ार किया। उसके बाद एयरफोर्स की तरफ से कोई भी उस पर ऑफिशियल मैसेज, नोटिस आ ही नहीं रहा था कि कब आएगा कब नहीं आएगा। हम लोग CSB में बार बार फ़ोन करके पूछ रहे थे कि सर क्या होगा क्या होगा, तो बस आने ही वाला है, हो सकता है कल ही आ जाए, हो सकता है शाम को ही आ जाएगा, इस तरह की बातें की जा रही थी। लेकिन कोई भी निश्चित हम लोग को जवाब नहीं मिला था। बार बार फ़ोन कर रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। हम लोग की सब्र की बांधें टूट रही थी, क्योंकि भाई 3 बार डेट हम लोग को मिल चुका था। हम लोगों ने इंतज़ार किया। उसके बाद अब फिर से जो देश में था, कोरोना का लहर फिर से आ गया। तब इन लोगों को एक और बहाना मिला, इन लोगों ने फिर अब लिखना शुरू कर दिया, ड्यू टू कोविड-19 आपका जो इनरोलमेंट लिस्ट है वो डिले है, आपको फिर जो भी नोटिस होगा वेब पोर्टल पे दिया जाएगा। फिर हम लोगों ने इंतज़ार किया। बाद में समय ऐसा आया जब 3-4 महीने बाद, यानी कि लगभग बात कर रहे हैं नवंबर-दिसंबर 2021 की, उस समय से इन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न द इनरोलमेंट हैज़ बीन डिलेड। जो भी अब उसके बाद जो भी मतलब नोटिस आएगा आपको साइट पर दिया रहेगा। हमेशा आप साइट विजिट करते रहिए और हम अपना ईमेल आईडी हमेशा चेक करते रहिए। हम लोगों और समझ सकते हैं कितना हम लोग को हो रहा था, बहुत मतलब आदमी इतना डिप्रेशन में जा रहा था ना, इतना कि पूछो मत। उसके बाद हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, आएगा ना, यही एक हम लोग मानते थे आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, मान लो इस महीना ना आए, अगले महीना आएगा, लेकिन आएगा ना कम से कम। इस तरह दिन गुजरते गए और समय जो था, वक्त आ गया
जून जुलाई का महीना आ गया, उसके बाद भी नहीं आया। लेकिन उसी बीच अग्निवीर टीओडी का चर्चा शुरू हुआ। टीओडी की चर्चा शुरू हुई, लोगों ने कहा कि ये होगा वो होगा, बहुत कुछ होगा। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जो होना है हो भाई, हमको क्या मतलब है, हमको तो ज्वाइनिंग ना कराना है, केवल हमको ज्वाइन कराओ, काम खत्म करो। लेकिन इन तानाशाहों ने कितनी चालाकी से, बताइए 8,000 मात्र हम लोग लड़के थे, XY दोनों ग्रुप मिलाकर बता रहा हूँ, लगभग 7 से 8,000 लोग थे हम लोग के जीवन बर्बाद कर दिया है। किस आधार पर इन्होंने, बताइए, हम इसमें हमारी क्या गलती थी। इतना दिन इंतजार कराया, उसके बाद इन लोगों ने बोला है कि नहीं, पुरानी भर्ती हम सब कैंसिल कर देते हैं, अब नए सिरे से भर्ती होगी। सोच के देखिए कितना टफ होता है कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम निकालना, एग्ज़ाम निकालने के बाद उसका फिजिकल निकालना, SRT निकालना, उसके बाद उसका मेडिकल पास करना, बहुत टफ होता है। उसके बाद भी इन लोगों ने कैंसिल कर दिया और हम लोग हाथ पैर मारते रह गए, चिल्लाते रह गए, कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने कोर्ट में केस किया। अब तो यही कह सकता था, हम लोगों को कोर्ट से उम्मीद था, लेकिन अब तो यही कह सकते हैं कोर्ट भी इन लोगों का गुलाम है, क्योंकि कोर्ट तारीख पे तारीख दिए जा रहा है और कुछ हो नहीं रहा है। अब हम लोगों को कोई उम्मीद था नहीं। उसके बाद अग्निवीर का वैकेंसी आया, तो ये तो थी मेरी पहली जो परमानेंट वाली थी, उसमें मेरी कहानी यही थी, जो इन लोगों ने मेरे अरमानों का गला घोंट दिया। मैं बहुत खुश था कि इस क्षेत्र में, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, इस क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं था जो कि मतलब आसपास में जान पसंद जो एयरफोर्स में हूँ। मैं बहुत खुश था कि मैं एक अकेला व्यक्ति यहाँ से जाऊँगा, लेकिन इन लोगों ने हम लोग के अरमानों के गला घोट दिया। इन तानाशाहों ने अपने बेटे को तो मतलब मुंह से गाली निकलता है, इन सालों ने, इन मतलब क्या बोले, मुंह से छोड़िए, इन लोगों ने अपने बेटे को तो कोई BCCI का अध्यक्ष बना दिया है, किसी ने अपने बेटे को मंत्री बना दिया है, अपने बेटे को साले सेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और जो गरीब हैं, जो मजबूर हैं, जो लाचार हैं, उनको कोई बात कहता है तुम देशभक्त थोड़ी है, ये तो पैसा के लिए कर रहा है। अबे सालों, पैसा के लिए कौन नहीं करता है, बताओ। हम देश की सेवा करें, देश हमारे लिए क्या करेगा, देश की भी तो कर्तव्य बनता है ना। और तुम साले जो पैसा करते हो, पैसा कहाँ से आता है, तुम लोगों का बाप कमा के तो देता नहीं है। ये पैसा हम लोगों से ही, तुम लोग आदमी के खाने पीने, हगने मुतने सब जगह तुम लोगों ने GST लगा दिया है। पैसा तुम लोग का बाप कमा के लाता है, हम लोग जो कमा रहे हैं उसी में से पैसा देते हैं। गरीब आदमी रोटी खाता है साला, तो तुम लोग उससे भी पैसा ले लेते हो इनडायरेक्ट। तो ये था मेरा जो परमानेंट वाला जो था। और उसके बाद आया अग्निवीर में मैं फॉर्म तो डालना नहीं चाहता था, लेकिन डाल दिया कि क्या देखो क्या होता है, ना से हाँ तो होगा ना। वही बात है, मजबूरी, हम लोगों की मजबूरी है, क्योंकि हम लोग गरीब घर से आते हैं, हम लोग को नौकरी चाहिए, कुछ ना कुछ करना होगा पैसा कमाने के लिए, खाने के लिए। लेकिन वही मजबूरी में हम लोग फॉर्म भरते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, दिखा दिया। देखिए 7.5 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया, लोग UIS के सपोर्ट में हैं, UIS के सपोर्ट में है। 2 साल उन्होंने बढ़ा दिया तो और लड़के बढ़ गए, तो 7.5 लाख फॉर्म भरा गया UIS के सपोर्ट में, तभी तो फॉर्म भर रहे हैं। ये वही बात हो गई ना, जब आदमी को 3 दिन भूखा छोड़ दीजिएगा ना, तो वो कभी आपसे नहीं पूछेगा कि खाने में क्या बना है, कभी नहीं पूछेगा आपसे। वो कहेगा खाना दो, ये नहीं कहेगा कि क्या खाने में है। वही हाल है हम लोगों का। और ये लोग कहा है क्या कि वो लड़के बहुत सपोर्ट में हैं, और जो उन्होंने ट्रेन जलाया वो तो आतंकवादी थे, गैर सामाजिक तत्व। उसके बाद मैंने फॉर्म डाला, एग्ज़ाम जो था गोरखपुर में अपना था, एग्ज़ाम दिया। जब मैं सच में बताऊं आपको, जब मैं एग्ज़ाम देने गया था ना, वो जो मतलब वो नीला वहाँ पे नीले वर्दी वाले जो थे एयरफोर्स वाले, उनको जब देखा ना, तो मतलब सिर्फ मैं रोया नहीं था, लेकिन मन इतना मतलब इमोशनल हुआ, मैं इतना इमोशनल हुआ कि मैं बता नहीं सकता आपको, रोने को हो गया था मैं। उसके बाद एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम भी निकल गया। अब बात आ गई कि क्या फेज़ 2 दूंगा कि नहीं। फेज़ 2 देने के लिए मैं ना कर रहा था, क्योंकि उसी समय मेरा ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम लग गया था। लेकिन ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम फिर बाद में कैंसिल हो गया, और ना चाहते हुए भी, मतलब मैं शुरू में तो नहीं चाह रहा था जाने के लिए, क्योंकि यार वो अंदर एक डर हो गया था कि साला अगर मतलब एक बार तो आदमी किसी तरह इससे मतलब निकला है बाहर, एक बार फिर अगर होगा तो क्या होगा। लेकिन फिर भी दोस्तों ने कहा कि जाओ देखो, घर वालों ने कहा, गए। तैयारी कुछ खास किए नहीं थे, इस बार तो दौड़ था, तो तैयारी तो कुछ खास था नहीं, लेकिन फिर भी 5-6 दिन दौड़ा आदमी, उसी में दौड़ निकल गया, फिजिकल निकला। बाकी सब फिजिकल जब निकल गया तो SRT तो निकल ही जाता है। हालांकि इस बार SRT में बहुत लोग आउट हुए थे, मेरे जो इस बैच में मैं था, टोटल लगभग 25 लोग या 30 लोग आउट हुए थे SRT में, जो कि होते नहीं इतना। उसके बाद बाई ग्रुप डिस्कशन, तो सालों ने कहने के लिए तो कहा है कि अग्निवीर है, इतना हार्ड कर दिया है इस बार, मतलब हार्ड कहिए या फिर जो भी कहिए। इस बार पहले तो मैं आपको बताया ना 2021 वाले में केवल पेपर दे देते थे और आपको ग्रुप डिस्कशन करना था। इस बार इन लोगों ने डिस्क्रिप्टिव भी लिखवाया,
और इस बार पेपर नहीं दे रहे थे, वे लोग पढ़ के बोल देंगे, आपको सुन लेना है, उसका एक रफ शीट बनाना है, फिर फेयर शीट बनाना है, तब उसको जमा करना है, उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन करना है, आपको पेज नहीं मिलेगा। टफ कर दिया इन लोगों ने। उसमें भी फिर से मैंने पास किया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेडिकल के लिए डेट मिला हम लोगों को, प्रयागराज भेजा गया, सॉरी प्रयागराज बोला, इस बार गोरखपुर भेजा गया। गोरखपुर जब भेजा गया तो मेडिकल मेरा किस तारीख को था, 3 तारीख को था, ज़्यादा समय नहीं मिला। 3 तारीख को 27 को था फिजिकल और 3 को मेडिकल मिल गया, बहुत जल्दी। वेट थोड़ा मेरा ज़्यादा था, मैंने कोशिश की जितना कम कर सकता था करने की कोशिश की। उसके बाद मेडिकल में हुआ यूँ कि हम लोग गए, सब चीज़ लगभग फिट थी, क्योंकि मैं तो पहले भी फिट ही था, सब चीज़ मुझे उम्मीद था कि मैं फिट हो जाऊँगा, कोई दिक्कत था नहीं। लेकिन एक उसमें लेडी थी, सब चीज़ अच्छा चल रहा था, वो आई ENT चेक करने। ENT का अर्थ होता है, आपको बता दूं नहीं पता होता है, ईयर, नोज और थ्रोट। ईयर इसमें कान चेक होता है, नोज और गला चेक होता है। वो ENT चेक करने आई, कान तो चेक की, नाक तो चेक की, और वो थ्रोट चेक करने के साथ साथ मेरा जीभ चेक की। जीभ चेक हालांकि ENT में नहीं आता है, जीभ चेक किया जाता है बुलवा कर, स्पीकिंग करा कर, कि उसमें लोग बुलाता है कि बोलो अपने बारे में, बोलो अपना नाम, बोलो अपने पापा का नाम, बोलो अपने घर, बोलो कहाँ से आए हो। अगर आप इसमें सही से बोल देते हैं तो आप पास हैं उसमें। लेकिन उसने क्या किया, मेरा टोंग चेक किया, और टोंग मेरा टाई है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो है मेरा टोंग टाई है, थोड़ा सा नीचे सटा हुआ है, ऊपर मेरा मतलब ऊपर तालू में सटता नहीं है जी, इस कारण से इसने अनफिट कर दिया। वहाँ पे इस चीज़ को प्रयागराज में फिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं था। और हमको रेफ़र किया, हम कहाँ गए, कानपुर गए। कानपुर में भी हमको उम्मीद था कि पास कर देगा, क्योंकि ये कोई मेजर इशू था नहीं, और कानपुर में अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था मेडिकल में। लड़के बता रहे थे या फिर खुद भी मैं देख रहा था कि जिनका बहुत ज़्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम हो उन्हीं को अनफिट किया जा रहा था। लेकिन वहाँ पे गया तो इस चीज़ को, चूँकि ये लिख दी थी ना, ये जो यहाँ पे थी कानपुर गोरखपुर लिख दी थी टोंग टाई, अगर ये नहीं लिखी होती, सिर्फ इतना लिखी होती कि ENT चेक करना है ना, तो वहाँ पे हम पास हो जाते। फिर उस डॉक्टर ने हमसे पढ़वाया, बुलवाया। उसके बावजूद हमको पूरा उम्मीद था कि पास हो जाएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि हमको रेड कार्ड मिल गया। तो यही मेरा एयरफोर्स का सफ़र था, जो कि अब समाप्त हो चुका है। अब एज बचा भी नहीं है, और शायद बचा भी होता तो मैं नहीं चाहता। क्या यार, बार बार एक ही दिल है, इसको कितना बार तोड़ेगा, एक ही दिल है, और इसको मतलब कि कितना बार आदमी एक ही आदमी से तोड़वाएगा। तो एक इसी पर मैं एक बात कहूँगा कि हमें तो इन चूतियों ने लूटा, थोड़ा सा हार्ड वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन क्या कीजिएगा, हमें तो इन चूतियों ने लूटा, चुनौतियों में कहाँ दम था। क्योंकि चुनौतियाँ तो थी, मैंने पार कर ली थी, लेकिन इन चूतियों ने, इन हरामियों ने हम लोगों को बर्बाद किया। तो ये था मेरा एयरफोर्स का सफ़र। आज एयरफोर्स डे था, तो सोचा कि क्यों ना इसी दिन मैं आप अपने लोगों के समक्ष अपनी आप बीती बता दूं। चलिए, कोर्ट में तो अभी भी केस चल रहा है, लेकिन उससे कोई उम्मीद है नहीं। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ख़त्म करता हूँ। देखिए।